14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हीलियस फ्लाइट 522 साइप्रस के लारनाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर उड़ान बढ़ी। प्लेन में 115 मेंबर पैसेंजर और 6 क्रू स्टाफ मेंबर समेत 121 लोग सवार थे और उसे उड़ा रहे थे 58 साल जर्मन हैंस जर्गन मार्टिन, जिनके पास 16,900 हावर्स फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। और वहीं दूसरी तरफ को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 साल 7,549 हावर्स फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। फ्लाइट की उड़ान बढ़ने के 5 मिनट बाद ही करीब 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट पर पहुंच गया। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही प्लेन में एक अलार्म बजने लगा। जब इस अलार्म की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। वो इसलिए कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म उस वक्त बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान बनने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे 12,000 की फीट पर ये अलार्म बजने का रीजन दोनों पायलट को ही समझ नहीं आ रहा था। इसको जल्दी से कंट्रोल करने के लिए एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और उनको बताया कि उनके जहाज का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को ये सब बता ही रहे थे, उतनी देर में प्लेन की यानी कि जहाज की कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म्स एक साथ बजने शुरू हो गए और इन अलार्म्स की आवाज इतनी ज्यादा थी कि पायलट की आवाज एटीसी तक पहुंचना भी मुश्किल हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा था, जिसका मतलब था कि प्लेन का कई सारा हिस्सा एक साथ हीट हो चुका है। पायलट्स की परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ने लगी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर स्टाफ मुसाफिरों को लगातार हौसला दे रही थी कि अब ठीक हो जाएगा या अब ठीक हो जाएगा। सभी पैसेंजर को आहिस्ता आहिस्ता सांस में दुश्वारी होने लग गई। प्लेन में मौजूद पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क खुद ही नीचे आ गए। बेसिकली जब प्लेन में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क खुद ही नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन करीब 18,000 फीट की ऊंचाई में था। पायलट बार बार एटीसी से राब्ता करके अपनी परेशानियां बता रहे थे, लेकिन पायलट्स की बात एटीसी तक पहुंच नहीं पा रही थी। और कुछ देर गुजरने के बाद पायलट्स का एटीसी से राब्ता बिल्कुल पूरी तरह टूट चुका था। उसके बाद ही एटीसी ने बार बार फ्लाइट पायलट से बार बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अब प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर उस फ्लाइट को 1 घंटे 45 मिनट का वक्त लगता है, यानी 10:45 पर इस प्लेन को ग्रीस के एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था, जिसके बाद 9:37 पर यह प्लेन ग्रीस के अंदर फ्लाइट सिस्टम में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक ग्रीस की एटीसी यानी ग्रीस एयर कंट्रोल ट्रैफिक इस प्लेन के पायलट्स के साथ राब्ता करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे, यानी कि प्लेन को फ्लाइट को लैंड होने का टाइम हो चुका था। प्लेन का अभी तक कुछ अता पता नहीं था, तो फौरन से ग्रीस सीआईए यानी कि ग्रीस सिविल एविएशन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर F-16 जेट को इस प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने इस हीलियस 522 को ढूंढ लिया, जिससे एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते प्लेन के पास आ गया था, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। इस फाइटर जेट पायलट ने देखा कि इस प्लेन की को पायलट की सीट पर कोई बैठा है। वहीं पर बेस पायलट अपनी सीट पीछे करके सर नीचे करके बैठा हुआ है। अब जेट थोड़ा पीछे गया और उसने प्लेन की पीछे बैठे पैसेंजर को प्लेन की विंडो से अंदर के हालात का जायजा लिया। लेकिन फाइटर जेट पायलट के लिए हैरानी वाली बात यह थी कि प्लेन के बराबर में 2 फाइटर जेट उड़ते हुए भी किसी पैसेंजर ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उनको कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। 11:49 पर फाइटर जेट ने देखा कि प्लेन के कैबिन से कोई उठ कर गया है। तभी ही करीब 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड पर झुकते हुए तेजी से नीचे गिरने लगा। अब को पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। पायलट अब प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह खो चुका था। 12:04 पर प्लेन ग्रीस के एथन एयरपोर्ट से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ग्रेविटी के पहाड़ों से टकरा कर क्रैश हो गया और उसके क्रैश होने के साथ ही इसमें सवार 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों एक बार महसूस कीजिए, जब 121 लोगों से बड़ा हुआ ये प्लेन जब पहाड़ से टकराया होगा, क्या गुजरी होगी इन फाइटर जेट्स के पायलट्स पर, जिन्होंने अपने सामने इन 21 लोगों की जानें जाती देखी होगी और वो इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। उसके बाद ग्रीस में प्लेन क्रैश होने की खबर सभी तरफ आग की तरह फैल गई। फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इन 121 लोगों की डेड बॉडीज को एक एक करके बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन जब हादसे में से मिली बॉडीज की ऑटोप्सी की गई तो एक हैरान कुन बात सामने आई।
दरअसल जहाज में मौजूद पैसेंजर में से ज्यादातर लोग और पायलट जहाज के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब पायलट जहाज क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो 2 घंटे का जहाज का कंट्रोल किसके पास था। जहाज में एक फ्लाइट अटेंडेंट भी होता है। जी हाँ, को पायलट ने भी 2 घंटे इस जहाज का कंट्रोल संभाले रखा हुआ था, क्योंकि लास्ट बार ATC को उनकी ही आवाज सुनाई गई थी। को पायलट ने 5 बार मेडे 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 कहकर कार लगाई थी। को पायलट के पास UK कमर्शियल का लाइसेंस तो था, पर उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन वो ग्रीस के आबादी वाले इलाकों से दूर रहने में कामयाब रहे। एक्सपर्ट्स ने इस दुर्घटना की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि जब प्लेन लेफ्ट साइड पर झुक गया था तो इसका मतलब ये था कि लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना बाकी था। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अचानक नजर एक कंट्रोल पैनल पर पड़ी। ये बटन था प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में एक एयर प्रेशर कंट्रोल करता है। जनरली जहाज के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं ताकि जहाज के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटो मोड पर ही रखा जाता है, पर अगर इसे कभी मैनुअल मोड पर किया भी जाए तो कैप्टन और को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की दुर्घटना से एक दिन पीछे चले जाते हैं, जब बोइंग 737 का ये जहाज अपनी सर्विस पर गया हुआ था। वहाँ इसको अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई। सर्विस करने वालों ने उसे मैनुअल मोड पर करके उसे पायलट के हवाले कर दिया था। अब फ्लाइट की उड़ान बनने के टाइम कैप्टन और को पायलट का इस पर ध्यान ही नहीं गया था कि इनके जहाज का प्रेशराइज बटन मैनुअल ही रह गया है और उसकी वजह से जहाज में आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से जहाज में बैठे सभी पैसेंजर को आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की कमी महसूस होना शुरू हो गई थी। जहाज को इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद जब भी अलार्म बजना शुरू हुआ था तो तब कैप्टन और को पायलट ने इसके पीछे का रीजन जानना शुरू किया, लेकिन एक बार भी उनका ध्यान इस बटन पर नहीं गया। जहाज का प्रेशराइज बटन मैनुअल ही रह गया था। अब जहाज के कॉकपिट पर भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया था, जिसकी वजह से दोनों पायलट बेहोश होना शुरू हो गए थे। पैसेंजर साइड पर तो ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली खुल गए थे, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिक नहीं खुलते, इसलिए वो बेहोश हो गए थे। अब थोड़ी देर बाद ही पैसेंजर में से एक एक करके बेहोश होना शुरू हो गए थे, क्योंकि पैसेंजर सीट के ऊपर लगा ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकता है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड में ही ग्रीस के एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक टाइम ऐसा आया जब जहाज में मौजूद सभी लोगों का दम टूट गया, सिर्फ एक बंदे को छोड़कर, और वो था फ्लाइट अटेंडेंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्लाइट अटेंडेंट इतनी देर तक बगैर ऑक्सीजन के कैसे सरवाइव करता रहा। तो आपको बताता चलूं, फ्लाइट अटेंडेंट एक स्कूबा डाइवर थे, क्योंकि स्कूबा डाइवर के पास लंबे अरसे तक सांस रोकने का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो इतनी देर तक जिंदा रहे। लेकिन वो भी जैसे तैसे करके जहाज को ग्रीस के एयरपोर्ट के करीब पहुंच गए थे, लेकिन बदकिस्मती से एयरपोर्ट के 40 किलोमीटर दूरी पर ही पहाड़ों से जा टकराया और 121 लोगों की मौत वाकया हो गई। इस दुर्घटना के करीब 15 महीनों के बाद CIA ने रिपोर्ट पेश की और उसमें बताया गया कि इस पूरी दुर्घटना के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, और वो था प्लेन का प्रेशराइज बटन। ये बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। अब इसका असल जिम्मेदार कौन है, पायलट या फिर सर्विस करने वाले लोग, जिन्होंने इस बटन को ऑटो की जगह से मैनुअल मोड पर कर दिया था और फिर पायलट को भी नहीं इस बारे बताया था। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।